Dear friends, Namaskar. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an Assistant Professor of English. हमारी ग्रामर सीरीज़ जो है उसकी ये 6th पार्ट जो है आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ मैं। हमारा टॉपिक जो था वो सेंटेंस चल रहा था और सेंटेंस में भी हम पहुँच गए थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर। देखिए, हमने हमारी जो लास्ट क्लास है उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं, जिनके अंदर सरप्राइज का सेंस होता है। सेकंड बात मैंने आपको बताई थी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के तरीके। एक बात मैंने बताई थी कि आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हो। एक मैंने आपको कहा था कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, व्हाट प्लस नाउन और हाउ प्लस एडजेक्टिव, इस तरीके से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हो। एंड द थर्ड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा था आपको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस से भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सेंटेंस की शुरुआत हियर या देयर से करनी पड़ेगी। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि उसके बाद नाउन आए तो कैसे स्ट्रक्चर होगी और आपका प्रोनाउन आएगा तो कैसे स्ट्रक्चर होगी, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। यहां तक हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखिए ये यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा था हियर ही कम्स, प्रोनाउन आया तो पहले प्रोनाउन फिर वर्ब, और नाउन आया तो नाउन बाद में और वर्ब पहले। अब यही सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि यदि इन्हीं सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं बनाना चाहते तो आप किस टेंस का प्रयोग करें। यदि आपने जैसे ही इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया या प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग किया तो फिर वो सेंटेंस जो है आपके एक्सक्लेमेटरी नहीं रहेंगे। देखिए इसे सॉरी, मैंने कहा इफ दीज स्टेटमेंट्स वर नॉट एक्सक्लेमेटरी। अभी हमने जो स्टेटमेंट्स की बात की, यदि ये एक्सक्लेमेटरी नहीं होते तो क्या होता, द प्रोग्रेसिव टेंस वुड बी यूज्ड। तो उस कंडीशन में आप कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे आप कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा ही इज कमिंग, तो अभी आपने कहा ही इज कमिंग तो फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रहा, क्योंकि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर दिया। आपने कहा द बस इज कमिंग, आपके यहाँ वह आ रहा है, बस आ रही है, तो यहां पर फिर किसी भी तरीके से क्या हुआ, आपका सेंटेंस क्या नहीं हुआ। इस स्थिति में आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी नहीं रहा। फाइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में समझिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये कुछ एक्सप्रेशन शो करता है। जैसे प्रेयर, आप प्रेयर करना चाहते हैं, आप कोई विश मांगना चाहते हैं, आप किसी को कर्स करना चाहते हैं, कोसना चाहते हैं, श्राप देना चाहते हैं, या फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर शो करना चाहते हैं। यदि ये चारों चीजें आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो इसमें लिख भी रहा है, नंबर 1 प्रेयर। आप प्रेयर करना चाहते हैं किसी के लिए कि भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम बहुत लंबी उम्र जियो, भगवान तुम्हें सब संपत्ति दे, समृद्धि दे, इस तरीके की यदि आप बात करना चाहते हो। आप किसी को कोसना चाहते हो, आप कहो कि भाड़ में जाए तू, नर्क मिले तुझे, है ना, इस तरीके की यदि कर्स भी करना चाहते हो तो भी, आप किसी के लिए विश करना चाहते हो तो भी, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर शो करना चाहते हो, आपकी बहुत ही ज़्यादा चाहत है, आप कहते हो काश ऐसा नहीं होता, ओके, काश मैं ऐसा कर देता, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो स्ट्रॉन्ग डिजायर हैं, ठीक है ना, आप मान लो प्रेजेंट की सिचुएशन के हिसाब से आप ये चाहते हो कि प्रेजेंट सिचुएशन शुड बी समथिंग डिफरेंट, कि प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपसे कहूं काश तुमने मुझे सच बता दिया होता, ओके, तो बताया नहीं है, लेकिन मैं प्रेजेंट में ऐसी सिचुएशन, प्रेजेंट में या फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन चाहता हूं जो प्रेजेंट की सिचुएशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं चाहता हूं कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो। मैं कहूंगा काश मेरे पास बड़ी गाड़ी होती, इसका मतलब मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में मैं ये चाहता हूं, मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होती, या फिर फ्यूचर में मेरे पास बड़ी गाड़ी हो। तो जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है जो अब शो करने के लिए, उसके लिए भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है। फाइन। देखिए यदि हम इनकी बात करें तो आप देखिए, मैंने कहा ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको कहा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या शो करते हैं, प्रेयर शो करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कर्स
विश और स्ट्रॉन्ग डिजायर. ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस आर दोज इन विच विशेस, प्रेयर्स, कर्सेस आर मेड. और नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई थी, दे एंड विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप जानते ही हो सब, ये जो साइन है ये क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. तो इनका अंत जो होता है, ये सेंटेंस के लास्ट में जो टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क लगता है, जो लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क लगता है वो क्या लगता है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है. अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उनको बनाने की एक स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है. आपको क्या करना है, सबसे पहले लगाना है MAY, मे. आपको क्या यूज करना है, मे. उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगानी है वी फर्स्ट, और फिर उसके बाद कुछ भी चीज हो सकती है, जो भी आप एलिमेंट बढ़ाना चाहो, सेंटेंस को बढ़ाना चाहो, और लास्ट में आपका एक्सक्लेमेटरी साइन होगा. तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाने की स्ट्रक्चर है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, और उसके बाद और भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, यदि आप चाहो तो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन. जैसे मान लो मैं कहूं मे यू लिव लॉन्ग. देखो मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग. अब देखो मे लगाया मैंने, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया, और उसके बाद वी फर्स्ट लगाई, और फिर आपको लास्ट में क्या किया, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया. आप कहते हो ना जुग जुग जियो, बहुत लंबी उम्र हो तुम्हारी, भगवान करे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो. इस तरीके की यदि आपको सेंटेंस कहने, इस तरीके की प्रेयर या विशेष शो करनी है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर का यूज करना है. आप कहते हो, जैसे आपने कहा मे गॉड ब्लेस यू, तो मे, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वर्ब लगाई, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया. तो आपको ध्यान रखना है ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर क्या हो गई, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, फिर प्लस कुछ हो सकता है, और लास्ट में क्या, एक्सक्लेमेटरी साइन. फाइन. देखिए हमने देखा ये सेंटेंसेस, आपको ऊपर स्ट्रक्चर दिख रही है, मे के बाद आपने देखा मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट और प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन. और आप चाहो तो वी फर्स्ट के बाद कुछ और भी चीज आ सकती है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन. देखो एग्जाम्पल, आपने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे आ गया आपका, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वी फर्स्ट आ गया, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया. तो क्या हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस. आपने कहा मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे. आपने क्या क्या ऐसी विश की, ऐसी प्रेयर की कि भगवान दिवंगत आत्मा को क्या दे, शांति प्रदान करे. तो आपने क्या कहा, मे, उसके बाद आपने क्या किया, सब्जेक्ट, फिर ग्रांट, ग्रांट मतलब प्रदान करना, वी फर्स्ट. अब आपकी मर्जी हो, जो आगे तो कुछ भी लगाओ. आपने कह दिया पीस टू द डिपार्टेड सोल, शांति दे डिपार्टेड सोल, दिवंगत आत्मा को. लास्ट में क्या लगा दिया आपने, एक्सक्लेमेटरी साइन. आपकी तीनों कंडीशन पूरी हो गई. ग्रांट आ गया, वर्ब, मे आ गया, और सब्जेक्ट आ गया. अगर मे आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वी फर्स्ट आ गया, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया. फिर नेक्स्ट देखिए, आपने कहा मे यू गो टू हेल. अब मैंने आपको बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है उसमें कर्स भी हो सकता है. ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या हो सकता है, कर्स भी हो सकता है. आपने कहा मे, उस मे के बाद आपने क्या यूज किया, सब्जेक्ट, और उसके बाद आपने क्या यूज किया, वी फर्स्ट, और फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे देखिए, मैंने कहा मे, उसके बाद आपने क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद आपने कहा वी फर्स्ट, और फिर आपके बाद उसने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, मे, ठीक है, उसके बाद मे के बाद हमने क्या किया, सब्जेक्ट, उसके बाद आपने क्या किया, वी फर्स्ट, और फिर कुछ भी आ सकता है, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना था. आपने कहा मे, उसके बाद आपने कहा यू, फिर वी फर्स्ट, और फिर उसके बाद आपने कुछ भी लिखना, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन. तो आपने क्या कहा, मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ तुम, नर्क में जाओ, भगवान तुम्हें नर्क में भेजे. तो भगवान तुम्हें नर्क में भेजे, नर्क में जाओ, भाड़ में जाओ, ये क्या है, कर्स है. आप किसी को क्या कर दे रहे हो, शाप दे रहे हो, किसी को कोस रहे हो. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट,
आपने कहा मे, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आ गई मे, उसके बाद आपका आ गया सब्जेक्ट, अच्छा सॉरी ये तो सेंटेंस फिर रिपीट हो गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर भी देख लो, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वी फर्स्ट आ गया आपका, और फिर आपके बीच में कुछ भी आपने लगाया, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, तो क्या हो गया मे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट गॉड, वी फर्स्ट, उसके बाद आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दो, आप कुछ बात अपनी एक्स्ट्रा करनी है, एक्स्ट्रा बात बतानी है तो आप और कुछ वर्ड यूज कर दो और लास्ट में क्या कर दो, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दो। तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब दूसरा मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप चाहो तो स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए भी यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब आपके पास प्रेजेंट में कोई सिचुएशन अलग है लेकिन आप जो है उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, सिचुएशन कुछ और है लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि ये सिचुएशन कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। मैंने कहा काश मेरे पास बड़ी गाड़ी होती, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास गाड़ी छोटी है लेकिन मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ठीक है। मैं कहूं काश तुमने मुझे सच बता दिया होता तो आज मैं धोखे में नहीं रहता, इसका मतलब तुमने मुझे सच नहीं बताया है, प्रेजेंट सिचुएशन तो ऐसी है लेकिन मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती तो बहुत अच्छा होता, ये मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर है। तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपसे कहूं मान लो, इसके लिए आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, वो यूज करते हैं आप, ठीक है ना। एक तो आप यूज करते हो आई विश, एक तो आपको क्या यूज करना है, आई विश, और एक यूज करना है आपको इफ ओनली। आपको सेंटेंस की शुरुआत में ये दोनों वर्ड यूज करने हैं, आई विश या इफ ओनली, इन दोनों का सेंस यही है, काश ऐसा होता, फाइन, मैं ये चाहता हूं, है ना, सेंस एक ही है। तो आपको ये क्या करना है, आई विश और इफ ओनली, ठीक है। इसके बाद आई विश और इफ ओनली के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसके बाद हमेशा पास्ट टेंस आएगा। इसके बाद क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा। अब पास्ट टेंस से आपको ये चीज समझ जानी चाहिए कि इसके बाद वी सेकंड आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। इसके बाद क्या होगा, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, आप चाहें तो स्ट्रॉन्ग डिजायर शो करने के लिए क्या यूज कर सकते हो, आप आई विश यूज कर सकते हो या इफ ओनली यूज कर सकते हो। फाइन, समझ में आया। अब हम सेंटेंस से समझते हैं इसको। देखिए देखिए मैंने आपको यही बताया कि जब आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में आई विश और इफ ओनली का यूज कर सकते हो, जब आई विश और इफ ओनली का यूज करो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, और वर्ब मैंने ब्रैकेट में रख रहा है पास्ट, पास्ट की वर्ब आएगी। तो पास्ट की वर्ब का मतलब क्या हो गया, वी सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद आप प्लस लगा के कुछ भी लिखें, ठीक है। तो आपको इस चीज का क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो आई विश, ओके, इफ ओनली, आप चाहें तो आई विश का यूज करें, आप चाहें तो इफ ओनली का यूज करें। आई विश और इफ ओनली आर यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग डिजायर। इनका प्रयोग किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए यूज किया जाता है। उसका सेंस क्या होता है, मैंने बताया, दे आर यूज्ड, ये जो सेंटेंस का प्रयोग जो होता है किस लिए किया जाता है, टू एक्सप्रेस, ये बताने के लिए दैट वी वांट अ सिचुएशन, कि हम इस सिचुएशन को चाहते हैं इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। हम ये सिचुएशन को प्रेजेंट या फ्यूचर में क्या चाहते हैं कि ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। इससे सिचुएशन, जो भी सिचुएशन, अभी नहीं तो बाद में, इसका मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है अभी वर्तमान में या फ्यूचर में, भविष्य में क्या हो जाए, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, थोड़ी सी क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। इसे कहते हैं क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग डिजायर शो करने का फॉर्मूला, आई विश या इफ ओनली। हालांकि इस तरीके के सेंटेंस जो हम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो, जैसे मैंने कहा इफ ओनली, ओके, आपने क्या कहा, इफ ओनली, और इफ ओनली के तुरंत बाद आपने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया है, और सब्जेक्ट के बाद जो है सेकंड फॉर्म लगाई है, नो नहीं लगाया, आपने कहा है इफ ओनली ही न्यू द ट्रूथ, काश वह सच्चाई जानता, काश उसको सच्चाई का
पता होता। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस सेंटेंस में मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड फॉर्म जो है वो लगानी है। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आएगा, सेंटेंस करेक्शन के रूप में आएगा, ठीक है ना, आपको आइडेंटिफाइंग एरर आएगा कि एरर ढूंढिए, तो उन सब में यही इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इसमें सीखना है, जो आपको एग्जाम में आएगा। आपसे हो सकता है कि कोई ये नहीं पूछे कि ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उनका यूज क्या होता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि भाई इसके बाद आपको ध्यान रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी, क्योंकि आपको वो यहां पे दे देगा ही नो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नो तो फर्स्ट फॉर्म है, आपको क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। इसी तरीके से आई विश, ठीक है ना, काश, आई हैड अ बिगर कार, देखो यहां HAVE हैव है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड। कई बच्चे इसको हैड को देख के सोच जाते हैं कि ये परफेक्ट टेंस तो नहीं है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम केवल वर्ब, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस होता तो फिर एक वर्ब और होती, यहां पर केवल सिंगल वर्ब है, इसका मतलब ये क्या है, हैव की सेकंड फॉर्म है। तो आई विश आई हैड अ बिगर कार, ठीक है, वो ये चाहता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, आपकी ये स्ट्रांग डिजायर है कि आपके पास एक बड़ी कार होती, इसका मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास, बिकॉज माई कार इज टू स्मॉल, क्योंकि मेरी कार बहुत छोटी है, इसलिए मुझे प्रेजेंट में या फ्यूचर में जो अभी जो सिचुएशन है उसको चेंज करना है, या फिर मैं चाहता हूं अभी वर्तमान में या भविष्य में जो अभी सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, ऐसी मेरी स्ट्रांग डिजायर है। तो स्ट्रांग डिजायर शो करने के लिए आपको क्या यूज करना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज करना है। आई रिपीट, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो विश, कर्स, प्रेयर और स्ट्रांग डिजायर के लिए शो होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो होती है, मे आता है सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वी फर्स्ट आता है, और उसके बाद लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसके अलावा भी इफ ओनली और आई विश से भी एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। उस कंडीशन में जो आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इफ ओनली या आई विश के बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और ये इफ ओनली और आई विश जो है इस तरीके की सेंटेंस होते हैं जिसमें आपकी स्ट्रांग डिजायर होती है कि प्रेजेंट में या फ्यूचर में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। आप चाहते हो कि प्रेजेंट या फ्यूचर में सिचुएशन आपकी डिफरेंट हो जाए, आपके पास अभी छोटी कार है लेकिन आप ये चाहते हो कि आपके पास एक बड़ी कार हो, ठीक है, आप ये चाहते हो, ठीक है, इफ ओनली ही न्यू द ट्रूथ, आपने कहा कि काश वह सच्चाई को जानता। फाइन, देखिए इसके अलावा जो है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, उस पर कुछ क्वेश्चन भेजे थे और लास्ट क्लास में मैंने उनका सोल्यूशन भी कराया था। तो मैं अब ऐसा सोच रहा हूं कि आपको ये जो टेलीग्राम पे जो भी क्वेश्चन भेजता हूं, इनकी अलग अलग से थोड़ी थोड़ी 10-10, 15-15 मिनट की डेली रेगुलर बेसिस पे आपको इनके वीडियो सोल्यूशन भेजूं, क्योंकि वो जो है इस टेलीग्राम पर जो क्वेश्चन पूछता हूं तो हो सकता है कि उस टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट हो, या फिर ऐसा हो सकता है इस टॉपिक से ही रिलेटेड हो, लेकिन अभी उस टॉपिक के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताना चाह रहा हूं। तो मैं कोशिश करूंगा आप टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। हालांकि बहुत सारे बच्चे उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, और आंसर्स भी दे रहे हैं, तो उनसे जो एरर हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि उनकी अभी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन जिनके क्लियर हैं या नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो आपसे कहा है कि 6 महीने के बाद सब बराबर हो जाएंगे, अभी चाहे किसी को कितना भी आता हो। और यदि 6 महीने तक लगातार मेहनत करेंगे तो आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। 0 लेवल वाला बच्चा भी आपसे 6 महीने बाद, मैंने आपको कहा 6 महीने का टाइम, आप केवल 6 महीने डेडिकेटेड होकर, डिवोटेड होकर आप जो है इन क्लासेस को सुने, बार बार में नोट्स को नोट डाउन करें, सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पर जो मैं एक्सरसाइज देता हूं उनको समझने की कोशिश करें। फिर उसके बाद वीडियो सोल्यूशन आपका इसी पर आएगा, उसको भी देखें और उस वीडियो सोल्यूशन को करने की कोशिश करें। अब कुछ क्वेश्चन और थे जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको भेजे थे, तो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे सर उनका भी सोल्यूशन करा दो, तो मैं ज्यादा नहीं करा सकता था इसलिए। और इसके अलावा मैं आपको इसके टेस्ट भी रखूंगा, मैंने आपको बताया इसके टेस्ट रखूंगा, सब कुछ फ्री है, कुछ भी कोई चार्जेबल नहीं है, इसके टेस्ट भी फ्री हैं। टेस्ट के लिए आप जो है लिंगा फ्रैंक का ऐप जो है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, ठीक है, और उस पर जैसे ही स्टूडेंट्स हो जाएंगे ज़्यादा तो मैं क्या करूंगा, टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा और टेस्ट का रिजल्ट भी आपके लिए आ जाएगा। ओके, अभी संडे को आपकी क्लास नहीं होगी, मैंने आपको बताया था, इस बार टेस्ट भी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी जो है उसमें जो ऐप है उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऐप में कम से कम 100 स्टूडेंट टेस्ट में अपीयर हों। जब 100 स्टूडेंट टेस्ट में अपीयर होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट संडे से हम टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब इस संडे को टेस्ट है नहीं, तो हमारी क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलनी है, ठीक है। तो संडे को आपकी क्लासेस ऑफ रहेगी, संडे को आपका टेस्ट होया करेगा, उसी का वीडियो सोल्यूशन में आपको कराया करूंगा। फाइन,
तो देखिए, इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे, स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप उनको भी सॉल्व करा दीजिए, तो मैं करा देता हूं। देखो देखिए, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आपको मैंने पहले ही बताया था, DRSKENG, ओके, DR डॉक्टर, SKENG इंग्लिश, और 2023। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द सेंटेंस आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम। ओके, मैंने कहा इन द सेंटेंस आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम। देखो अब इसमें इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। अब मैं क्लॉज वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी आपको क्लॉज बताया नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए इसमें इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। आई डाउट, ओके, सेकंड शी विल मीट मी, मुझे संदेह है। ठीक है, पहला हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो दो पार्ट हो गए, आप ये कह सकते हो दो क्लॉज हो गई। फाइन, अब ये दो पार्ट हैं और इनको जो है वेदर्स के द्वारा आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। आप क्या कर रहे हो, वेदर के द्वारा इनको जोड़ रहे हो। फाइन, तो आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच की यदि बात करते हैं तो दो पार्ट ऑफ स्पीच ऐसी हैं जो जोड़ने का काम करती हैं। दो पार्ट ऑफ स्पीच ऐसी हैं जिनको आप जॉइनिंग वर्ड के रूप में जानते हो। क्या, किस रूप में जानते हो, जॉइनिंग वर्ड, और वो केवल प्रपोजिशन और कंजंक्शन ही है। क्या है, जॉइनिंग वर्ड क्या है, केवल प्रपोजिशन और कंजंक्शन। तो देखो जैसे ही आपने कहा प्रपोजिशन और कंजंक्शन, तो देखो आपका एडवर्ब खत्म हो गया, एडवर्ब हो नहीं सकता, प्रोनाउन खत्म हो गया। प्रोनाउन तो वैसे भी आप पहचान जाते हो कि ही, शी, इट, है ना, लेकिन नहीं भी पहचानते हो, मैं तो ये मानता हूं आप 0 लेवल पर हो। तो अब जोड़ने वाले शब्द जो है केवल क्या होते हैं, प्रपोजिशन और कंजंक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएगा। आपको कोई भी नया क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें ही कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। एग्जाम के पेपर उठाना, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट काम आ जाएंगे। तो प्रपोजिशन, और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं आप उसी तरीके से समझना। यदि आपके दिमाग में कुछ और तरीके से समझ रखा है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं तो पहले जो आपके दिमाग में कुछ भी है उसको एक बार वॉश आउट कर दें, बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह। उससे क्या होगा कि आपको जो ट्रूथ है उसका पता लगेगा और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि आपके पास जॉइनिंग वर्ड दो ही हैं, प्रपोजिशन और कंजंक्शन। जब हम प्रपोजिशन पढ़ते हैं तो प्रपोजिशन की कंडीशन ही होती है कि प्रपोजिशन जॉइनिंग वर्ड है, लेकिन किसको जोड़ता है, वो जोड़ता है नाउन और प्रोनाउन को। प्रपोजिशन किसको जोड़ता है, नाउन और प्रोनाउन को। प्रपोजिशन इज अ जॉइनिंग वर्ड विच जॉइंस नाउन और प्रोनाउन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रपोजिशन एक जॉइनिंग वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के बचे कुचे हिस्से से जोड़ता है। जैसे मैंने कहा दिस इज फॉर राम, मैंने कहा दिस इज फॉर राम, यह है राम के लिए है। तो ये जो फॉर है प्रपोजिशन है, फॉर क्या है, प्रपोजिशन है, और ये क्या कर रहा है, इस राम को, राम क्या है, नाउन है, नाउन भी हो सकता है, आपकी इसकी जगह हिम भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो देखो मैंने आपसे कहा राम, और ये क्या हो गया आपका प्रोनाउन। तो ये प्रपोजिशन क्या कर रहा है, इस नाउन या इस प्रोनाउन को इस सेंटेंस का जो बचा कुचा हिस्सा है दिस इज, इससे जोड़ रहा है, तो जॉइनिंग वर्ड हो गया। फाइन, तो आप देखिए कि यहां पर ये जो वेदर है ये तो पूरे के पूरे इस जो क्लॉज है इसको जोड़ रहा है। वेदर क्या हो गया, इस पूरे के पूरे क्लॉज को जोड़ रहा है। इसका मतलब वेदर जो है प्रपोजिशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि प्रपोजिशन होता तो क्या करता, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है, जबकि ये तो पूरी की पूरी इस क्लॉज को जोड़ रहा है। अब कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है जो किसी को भी जोड़ सकता है। ये कोई दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को जोड़ सकता है, दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। तो इन सब चीजों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, कंजंक्शन। क्या होता है, कंजंक्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, कंजंक्शन। राइट आंसर क्या हो गया, कंजंक्शन। फाइन, इज इट क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर आपको कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझनी है। देखो मैं आपसे कहूं
देखिए ये आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं। ओके, नंबर 1, आई डाउट दैट ही इज अ स्पाई। फर्स्ट सेंटेंस है आई डाउट दैट ही इज अ स्पाई। सेकेंड है आई डाउट, अब आपको देखना है, या दैट लगा सकते हो, इफ लगा सकते हो, या वेदर लगा सकते हो, या इनमें से कोई 2 लगा सकते हो, या तीनों लगा सकते हो, या एक भी नहीं लगा सकते। आई डाउट दैट इफ वेदर ही इज अ स्पाई, क्या लाएगा। नेक्स्ट है आई एम श्योर, अब यहां पे भी आप कर सकते हो इफ वेदर, आप क्या लगाना चाहते हो, दैट लगाना चाहते हो, इफ लगाना चाहते हो, या वेदर लगाना चाहते हो। आई एम श्योर दैट ही इज अ स्पाई। ओके, देखिए अब आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखिए। अब आपको ध्यान रखना है, देखो यहां पर एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 पार्ट हो गए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो दैट क्लॉज है, अब देखो जिसके अंदर दैट आ गया उसको दैट क्लॉज बोलते हैं, और जिसमें इफ या वेदर आ गया इफ या वेदर क्लॉज बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैंने वेदर लगाया है तो ये जो क्लॉज हो गई वेदर क्लॉज हो गई, ठीक है। जिस क्लॉज में वेदर है उसको आप क्या कह दोगे, वेदर क्लॉज। जिस क्लॉज में दैट लग गया वो को क्या हो गई, दैट क्लॉज। जिस क्लॉज में इफ लग गया तो आपने कह दिया इफ क्लॉज। फाइन, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दैट क्लॉज जो है उसका प्रयोग सर्टेनिटी के लिए करते हैं। दैट क्लॉज इज यूज्ड फॉर सर्टेनिटी। दैट क्लॉज का प्रयोग निश्चितता के लिए करते हैं, आप किसी चीज के लिए निश्चित हो। लेकिन यदि आपको किसी चीज का डाउट है, संदेह है, तो उस स्थिति में यदि डाउट है, संदेह है, तो क्या हो गया, अनसर्टेनिटी। डाउट है तो क्या हो गया, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। तो आपको ध्यान रखना है इफ क्लॉज या वेदर क्लॉज इज यूज्ड फॉर अनसर्टेनिटी। इफ क्लॉज और वेदर क्लॉज का प्रयोग अनसर्टेनिटी के लिए करते हैं। आई रिपीट, दैट क्लॉज इज यूज्ड फॉर सर्टेनिटी। दैट क्लॉज का प्रयोग निश्चितता के लिए करते हैं। इफ और वेदर क्लॉज इज यूज्ड फॉर अनसर्टेनिटी। इफ या वेदर क्लॉज का प्रयोग आप अनिश्चितता के लिए करते हो। अब हम इन सेंटेंस को देख लेते हैं। मैंने कहा आई डाउट, मुझे संदेह है, तो संदेह में निश्चितता होती है या अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता है। संदेह, संदेह का मतलब अनिश्चितता। आई डाउट दैट, अब मैंने दैट लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया यहां पर, दैट लगा दिया। दैट आ सकता था क्या, दैट क्लॉज तो निश्चितता के लिए यूज होता है, दैट क्लॉज तो सर्टेनिटी के लिए यूज होता है। आप निश्चितता के लिए आपने क्या किया, यहां पर अनिश्चितता के लिए लगा दिया। तो अनिश्चितता के लिए क्या लगता है, इफ या वेदर। तो यहां क्या लगना था, इफ लगा दो या वेदर लगा दो, ठीक है, ये कंजंक्शन है, याद है, इफ लगा दो या वेदर लगा दो। सेकंड सेंटेंस देखो, आई डाउट, वही बात है। अब डाउट है तो संदेह है, संदेह है तो दैट तो लग नहीं सकता, तो दैट कट गया। ओके, इफ लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं। वेदर लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं। तो ये दोनों लगा सकते हैं, इनमें से कोई सा भी आप लगा सकते हो, क्योंकि इफ और वेदर का प्रयोग अनिश्चितता के लिए करते हैं, डाउट है। लेकिन तीसरे सेंटेंस में, लास्ट वन में मैंने कह दिया आई एम श्योर, मुझे पूरी तरह विश्वास है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। तो यहां निश्चितता नजर आ रही है या अनिश्चितता नजर आ रही है, क्या आ रही है, निश्चितता नजर आ रही है, सर्टेनिटी नजर आ रही है। और यदि सर्टेनिटी नजर आ रही है तो उस स्थिति में क्या यूज होगा, दैट क्लॉज का ही प्रयोग होगा। इफ नहीं लग सकता, वेदर नहीं लग सकता। फाइन, तो आपको इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो सेंटेंस केवल मैंने ये कहा है कि भाई इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के जो अंदर डेप्थ में जो चीजें रखी हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है। मेरा उद्देश्य केवल ये क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी, आप में से कई लोग कर सकते हो, है ना, और नहीं भी कर सकते हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पीछे इससे रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई क्या क्या बातें आज तक एग्जाम्स में पूछी गई हैं और किन किन चीजों की पूछने की संभावनाएं हैं, उन चीजों के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। तो वो एक्सरसाइज है टेलीग्राम पे जो मैं करा रहा हूं, वो केवल एक क्वेश्चन नहीं माने आप उसको, और आपको धीरे धीरे एहसास हो जाएगा कि वो क्वेश्चन नहीं, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है उनका समावेश है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल। क्वेश्चन है इन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल।
ये सेंटेंस है कि मैं इस कहानी को विस्तार में सुनना चाहता हूं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू हियर, सुनना, किसको? द स्टोरी, कहानी को, इन डिटेल, इन डिटेल मतलब विस्तार में। अब मैंने कहा है द वर्ड डिटेल इज, इसमें शब्द डिटेल क्या है? तो देखो अब आपका वो कॉन्सेप्ट था अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, वो यहां काम आ गया। आपको कुछ भी नहीं पता डिटेल कौन है, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन। आपको ये पता है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन तो आप जानते हो, ही, शी, इट, यू, वी, ये तो है नहीं। तो देखो आपका इन जो है प्रेपोजिशन है, आप जानते हो इन, इनटू, बिलो, ओके, ये सब क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि ये प्रेपोजिशन है, और यदि प्रेपोजिशन आ गया तो उसके बाद निश्चित ही नाउन या प्रोनाउन आएगा। ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या बच गया? ये क्या हो गया? नाउन। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे आपका एक क्वेश्चन, आपको दिमाग ही नहीं लगाना था, कोई चॉइस देखनी ही नहीं थी, ना कोई दिमाग को ज्यादा एक्सरसाइज देनी थी, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, यदि आपको पता होता है कोई चीजें डायरेक्टली ऐसा ही करना है, तो आपकी जो लेबर है उन क्वेश्चंस पे खर्च होती है जिन पे आपको दिमाग लगाना होता है, आपको बहुत सारा टाइम बच जाता है। नहीं तो आपको जिन क्वेश्चंस पे टाइम लगाना ही नहीं हो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो और उलझते रह जाते हो। तो आपको सिर्फ ये देखना था कि इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद केवल नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, इनमें प्रोनाउन कहीं है नहीं, केवल नाउन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? नाउन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था वो देखिए, नेक्स्ट है in the sentence he demanded, देखिए मैंने कहा इन द सेंटेंस ही डिमांडेड अ थेरे इंक्वायरी। ठीक है, इस सेंटेंस देखिए, ही डिमांडेड, उसने मांग की, ए थेरे इंक्वायरी, थेरे मतलब कंप्लीट, की कंप्लीट इंक्वायरी होनी चाहिए। उसने किसकी डिमांड की? कंप्लीट इंक्वायरी की डिमांड की। अब देखो यहां पर ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो पहली बात तो आपको पता है कि ये ए लग रहा है, ओके, तो आपको पता है कि डिटर्मिनर जो है, ठीक है, ये आर्टिकल भी एक डिटर्मिनर है, तो आपको पता है कि डिटर्मिनर केवल और केवल एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के लिए यूज होते हैं, वो होता है नाउन। इसका मतलब ये क्या हो गया? नाउन। ये क्या हो गया? नाउन। और इस नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि कैसी इंक्वायरी, और जो नाउन की विशेषता बताता है वो कौन कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। इंक्वायरी कैसी? पूर्ण इंक्वायरी। मैंने कहा एक लड़की की विशेषता बताई, मैंने कहा सुंदर लड़की। मैंने साड़ी, कोई नाउन है, काली साड़ी। मैंने कहा कार, कार क्या है? नाउन है, मैंने कहा बड़ी कार, बिग कार। तो बिग क्या हो गया? एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। इंक्वायरी आपका क्या है? नाउन है। और इंक्वायरी की क्या कह रहा है वो? कैसी कह रहा है? कंप्लीट इंक्वायरी। मैं कहता इनकम्प्लीट इंक्वायरी, ठीक है ना, फेक इंक्वायरी, कुछ भी कह सकता था। तो जो भी इंक्वायरी की विशेषता बताएगा, यानी नाउन की विशेषता बताएगा, वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो आंसर क्या होगा? एडजेक्टिव। आंसर क्या होगा आपका? एडजेक्टिव। लेकिन देखिए ये केवल ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये जैसे ही थेरे वर्ड आए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ वर्ड्स ध्यान रखने जो आपको एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। देखो नंबर 1, THOROUGH, थेरे। THROUGH, थ्रू। थर्ड वन THOUGH, दो। और फोर्थ THREW। अब देखिए ये चारों जो वर्ड्स हैं इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लोग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनको फोनेटिक्स आती है, तो वो तो इस पर बहुत फोकस देकर चलें। और जो मैं क्लासरूम में जो बताऊंगा ना, इनसे बाहर ना तो आपको कोई फोनेटिक्स का वर्ड आएगा, ठीक है, ना ही कोई किसी तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा, ओके। और यदि आ गया तो वो किसी पे नहीं आएगा, वो इस तरीके का होगा जो एक्सपेक्टेड होता है कि भाई ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट करना नहीं चाहिए, कहीं संयोग से कॉइंसिडेंसली वो कर दे तो वो एक अलग बात है, ओके। देखो THOROUGH का प्रोनाउंसिएशन होता है थेरे। अब आप ये नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए थे
पूरा ए और फिर रे और फिर ये आधा ए, तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? थेरे। क्या हो गया? थेरे। दूसरा जो है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है थ्रू। आपको वैसे लिख देता हूं मैं हिंदी में, जिनको ट्रांसक्रिप्शन नहीं आता, थ्रू। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? थ्रू। नेक्स्ट है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दऊ। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? दऊ। अब आपको नहीं आता तो ऐसे देख लीजिए, दऊ, दे आधा ए और फिर ऊ, और इसका फिर प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? थ्रू। इसका मतलब इसका और इसका सेकंड वन एंड फोर्थ वन का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ठीक है? सेकंड वन और फोर्थ वन, सेकंड वन एंड फोर्थ वन जो है इसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। अब देखो THOROUGS इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है थेरे, थेरे। लोग उसको थोरो बोल देते हैं, थोरो, थोरो नहीं, थेरे, थे फिर पूरा है, फिर रे और आधा ए, थेरे। थेरे का मतलब होता है कंप्लीट। थेरे इंक्वायरी, मैं कहता हूं ही इज अ थेरे स्कॉलर, वह एक कंप्लीट विद्वान है, ठीक है ना? तो स्कॉलर कोई व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति की विशेषता बताने वाला कौन? एडजेक्टिव। तो मैंने कहा वह थेरे, थेरे मींस कंप्लीट, ठीक है ना? थेरे नॉलेज, थेरे नॉलेज में कंप्लीट ज्ञान, पूरा ज्ञान। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ओके? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। जैसे मैं कहूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, द बुलेट वेंट थ्रू हिज बॉडी। बुलेट गोली, बंदूक की गोली, मैंने कहा द बुलेट वेंट थ्रू हिज बॉडी। मैंने कहा द बुलेट वेंट थ्रू हिज बॉडी। अब यह थ्रू का मतलब हो गया एक पॉइंट से आप कोई चीज घुसी और दूसरे पॉइंट पर निकल गई, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ओके? इसका मतलब उस आदमी के बॉडी पेट में इधर से घुसी इधर निकल गई, हाथ से इधर से घुसी और उधर निकल गई। ये वाला सेंस जो है थ्रू देता है। जैसे ट्रेन, मैं कहूं ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, इसका मतलब ट्रेन टनल के एक तरफ से घुसी और दूसरी तरफ से निकल गई, ठीक है? अंदर अंदर बॉडी, ओके? नेक्स्ट देखिए, यदि मैं आपसे बात करूं, देखो इसमें अक्रॉस का सेंस अलग होता है, लेकिन वो अभी मैं इसकी बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो प्रेपोजिशन की बात है। प्रेपोजिशन में जाएंगे हम, इसको ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है? इसके बाद ये दऊ है। दऊ का मतलब यद्यपि, दऊ का मतलब यद्यपि। जैसे मैं कहूं दऊ ही इज रिच यट ऑनेस्ट, वह अमीर है फिर भी ईमानदार है, ओके? अब इसमें भी है कि दो का यूज कैसे होता है, दो के साथ यट लगाते हैं बट नहीं लगाते, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, वो कंजंक्शन का मैटर है। जब हम कंजंक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जब इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। और ये THREW थ्रू, ये जो आप जानते ही हो सब, THROW जो है फेंकना, उसकी सेकंड वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म होती है। THROW थ्रो, THREW थ्रू और THROWN थर्ड फॉर्म थ्रोन। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये चीजें होती हैं, ठीक है? तो अब हमारी जो क्लास है वो 30 मिनट्स के आसपास पहुंच गई है, तो मैं चाहता हूं कि इसको यहीं पर मैं ड्रॉप करूं, क्योंकि क्या है, ज़्यादा लंबी क्लासेस मेरे को आपको अभी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप लोग इसको कंटिन्यूस क्लासेस को लेते रहें, और थोड़े दिन बाद आपको भी अच्छा लगने लगेगा, तो आपको भी लगेगा कि क्लासेस जो है आधा घंटे की जगह 1 घंटे की होगी, तो आप इस तरीके की डिमांड करेंगे तो 1 घंटे की भी हो जाएगी, 1.5 घंटे की हो जाएगी, 2 घंटे की भी हो जाएगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कंटिन्यूस 8-8 10-10 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? क्योंकि मुझे तो 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस ही ऐसा है, मैंने एक साथ 10-10 घंटे की भी क्लासेस ली हैं, ओके? लेकिन वो जब बाद में है, पहले आप एक बार मेरे से, मेरी लैंग्वेज से, मेरे कंटेंट से फेमिलियर हो, आपको मेरे पर ट्रस्ट हो, तब उसके बाद क्या होगा, मैं भी उतनी एनर्जी जो है इन्वेस्ट करूंगा, और आप लोग भी इतनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं, हमें तो 8 घंटे की क्लास है तो 8 घंटे की ही लेनी है। वो आपका जैसे जैसे कोई एग्जाम का टाइम आएगा, एग्जाम का पीरियड आएगा, उसका सारा का सारा कोर्स का रिवीजन वगैरह कराना होगा, उस टाइम हम इस काम को करेंगे, ठीक है? तो बाकी का आप ध्यान रखें, आप अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके अलावा आपके टेस्ट जो होंगे, जितने भी टेस्ट होंगे वो आपके ऐप पर होंगे, और उस ऐप पर आपको टेस्ट जो होंगे उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपको मैंने कहा है कि जो लिंगा फ्रैंका ऐप है, इसको आप क्या करें, आप डाउनलोड कर लें, ठीक है? नेक्स्ट बात आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है अगेन, कि आप ये जो मैसेज हैं
कि ये क्लासेस का आप अपने जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ट्वेल्थ में भी हैं, जिनको शुरू से ग्रामर पढ़नी है, बेसिक्स अभी से क्लियर करने हैं, तो आप इन क्लासेस को, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी बातें जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, हम अपने जो है चीज़ों में और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करेंगे और भी कुछ नया और अच्छा आपके लिए लेके आऊँगा। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे लिटरेचर के बारे में कहा था कि सर लिटरेरी सीरीज स्टार्ट करो, लिटरेचर की भी सीरीज स्टार्ट करो, तो मैं वो भी करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने कई ने कहा सर लिटरेरी टर्म्स के बारे में बताओ, तो मैं वो भी करने जा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का सहयोग जो है वो चाहिए कि आप लोग इस मैसेज को, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बताएं, और आपको बेकार भी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ दिक्कत भी आ रही है, तो भी आप मेरे को बताएं। ठीक है, यदि आप बताएंगे तो उसमें भी मैं सुधार करूंगा। ओके, थैंक यू। बाकी का नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।